now today 24 है ना, चैप्टर 6 चैप्टर 5 का जो लास्ट टॉपिक था ना, मोशन ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर, तो इम्पोर्टेंट है वो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना उसकी। अब चैप्टर है 6, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, तो डेफिनेशंस की बात करेंगे। काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें भी है। चैप्टर बहुत लेंथी भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। फिर हम वर्क की डेफिनेशन, देन है ना दूसरी बातें करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, या वर्क पावर एनर्जी पावर, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होता है प्लस वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है। लेट वन मोर वेक्टर, यस कम इन, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हो मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो, आगे होगा वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। दोनों ही प्रोडक्ट किसके होते हैं? ऑफ एनी टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर्स का होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का होता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी वेक्टर्स का ही होता है। अब होता क्या है, तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। देखिए, जैसे ए वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर और मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? सीधी सी बात। या ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? देखो, ये है वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट, और अब प्रोडक्ट किससे कर दूं? बी से। तो the product of magnitude of one vector and component of other in the direction of first, ये क्या होता है? कर दो एडमिट। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को लिखने का मेथड ये है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं इट इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड component of another in the direction of first। a b cos थीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, है ना। b वेक्टर के हेड से मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। इसको नाम दे देते हैं लेट पॉइंट m, दिस इज o p q। तो op है वेक्टर a की लेंथ, oq है वेक्टर b की लेंथ, और om राइट एंगल ट्राइंगल oqm, आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एम क्या होगा? ये होगा क्या? थोड़ा चेक करके बताओ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एम, सही है क्या? है ना। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, सही बात है। तो ये ओ एम क्या है? ओ एम क्या है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओ क्यू के प्लेस पर बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेंथ, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है क्या? इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड, तो बी कॉस थीटा ही होगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट की ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को फर्स्ट हम कुछ देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इसका ये कुछ होता है। अब अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर हो तो क्या होगा? तो बात समझने की है। ए वेक्टर आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, ax i कैप
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। देखा है कभी 3 डायमेंशनल वेक्टर? आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा है। और बी वेक्टर कुछ इस तरह से हो, बी वेक्टर क्या, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? कंपोनेंट्स, है ना। वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स, वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में, वेक्टर ए का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स है। और इसी तरह से बी वेक्टर के भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तब आपको इन 3 डायमेंशनल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। कैसे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, तो अगर हम इस बात को डाइजेस्ट कर चुके हैं कि किसी भी दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है ना, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर पूरा का पूरा क्या है ना, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बीच में डॉट, ये वाला डॉट। अब बी वेक्टर के प्लेस पर पूरा का पूरा बी वेक्टर जो गिवन है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है, बस ये डेफिनेशन बहुत काम की है, बेसिक यही है। ओके, अगर हम इन दो ब्रैकेट्स को देखें तो 3 टर्म्स दोनों में है, 3 टर्म्स इधर है, 3 टर्म्स इधर है, और बीच में है डॉट, स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल डॉट। तो अब हम ए एक्स आई कैप को फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे प्रोडक्ट करेंगे, देन इसका नंबर, देन इसका नंबर। तो सबसे पहले ए एक्स आई कैप को इन तीनों से प्रोडक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट आई डॉट आई। मैंने आपको कहा था डॉट प्रोडक्ट हो किसका होता है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर्स का। तो यहाँ पर वेक्टर्स कौन है? आई कैप जे कैप के कैप, उन्हीं का होगा। स्केलर्स तो सीधे सीधे प्रोडक्ट होते हैं, ए एक्स बी एक्स स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। तो आई कैप इनके बीच में डॉट लिखा हुआ है, प्लस अब ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से, तो ए एक्स बी वाई और अंदर आई डॉट जे हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म ए एक्स बी जेड, इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं हम, तो अंदर क्या होगा? आई कैप क्रॉस, क्रॉस नहीं है, आई कैप डॉट के कैप। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स आपको मिलती है, प्लस अब नंबर किसका? ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप को इन तीनों से प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, तो ए वाई बी एक्स चेक करते रहना, सही किया मैंने, इस टर्म को इससे प्रोडक्ट, ठीक है। अब ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप यही वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट ए वाई बी जेड, ठीक है, और अंदर जे कैप डॉट के कैप। हो गई 6 टर्म्स। अब 3 टर्म्स और है। ए जेड के कैप को अगेन प्रोडक्ट करना है, तो यहां से लिख देता हूं ए जेड बी एक्स, है ना, के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, और लास्ट टर्म ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो ये तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट कर दिया। अब हम इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ट्रू? cos 0 1, cos 90 0 और cos 0 1, ठीक है। यहाँ पर कौन 0 रहेगा कौन नहीं रहेगा उसको देखते हैं। तो आई थिंक आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1। कैसे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको इरेज नहीं किया अभी मैंने। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 कैसे होती है? तो ए वेक्टर को मैं अगर आई कैप लिख दूं, डॉट बी वेक्टर को भी मैं क्या लिख दूं? आई कैप। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर
किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दूसरा यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आई कैप डॉट आई कैप ऑलवेज क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो फर्स्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर, सेकंड वेक्टर आल्सो यूनिट वेक्टर और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। आई कैप कौन सा ही तो करेंगे। इसी तरह से यहां पर क्या आएगा 0 आई कैप डॉट जे कैप, क्योंकि यहाँ 1 आएगा यहाँ 1 आएगा, लेकिन cos 90 कितना हो जाएगा, है ना। आई कैप डॉट जे कैप, दो वेक्टर है जो म्यूचुअली 90 डिग्री पर है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ये, और ये होता है वाई एक्सिस के। 0 0 सब कुछ 0 कर देगा। ओके, आगे और देखें, ए एक्स बी जेड, है ना, 0 लिख दूं ब्रैकेट में, क्योंकि आई कैप क्रॉस सॉरी आई कैप डॉट के कैप, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग, तो वही 1 इंटू 1 इंटू 0 आ जाएगा इस केस में भी। नेक्स्ट ए वाई बी एक्स ब्रैकेट में 0 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई ब्रैकेट में 1 जे कैप डॉट जे कैप 1, सही बात, जैसे आई कैप डॉट आई कैप था। इसी तरह से काफी कुछ 0 हो जाएगा, ए वाई बी जेड ब्रैकेट में 0 प्लस ए जेड बी एक्स ब्रैकेट में 0 प्लस ए जेड बी वाई ब्रैकेट में 0, बट लास्ट में जो है ना ए जेड बी जेड ब्रैकेट में क्या आएगा 1, ठीक बात। तो इन 9 टर्म्स में से 6 टर्म्स तो 0 से प्रोडक्ट होकर 0 हो जाएगी, रिमेनिंग 3 टर्म्स को ही फोकस करें आप। तो ये जो a डॉट बी हम फाइंड करने निकले थे, बस उसका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट टर्म अंडरलाइन कर दी, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, ये 3 अंडरलाइन वाली टर्म रिमेनिंग होने वाली है, रिमेनिंग बचेगी, है ना। तो क्या है रिमेनिंग, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, this is the dot product of two, this is the dot product of two 3D vectors, 3 dimensional vectors का dot product formula, ठीक है। कभी कभी हमें वर्क और डिस्प्लेसमेंट 3D में दे देते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जैसे F इक्वल टू गिवन है क्या 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और बाहर लिख देते हैं न्यूटन। देखो फोर्स है ये, 3 डायमेंशनल फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट भी दे देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 जे कैप प्लस के कैप, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ लिख देंगे मीटर। कहेंगे फाइंड W, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको Fx 2 दिख रहा है, Fy 3 दिख रहा है, Fz 1, कुछ भी नहीं तो 1 तो है। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट dx 0, dy 2 और dz 1। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ax के प्लेस पर fx, ay के प्लेस पर fy, az के प्लेस पर fx, bx के प्लेस पर dx, by के प्लेस पर dy। आंसर बता सकते हो आप कितना वर्क, 0 प्लस, है ना, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1, 7 जूल, है ना, 7 जूल होगा इन दोनों से, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर देंगे। सही है। तो कभी कभी आपको वेक्टर्स इस फॉर्म में देते हैं कि वेक्टर है उसका कुछ मैग्नीट्यूड दे देंगे, वेक्टर है उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड दे देंगे, और उनके बीच में क्या दे देंगे, एंगल। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। if you are given a b magnitude and theta between them, you have to find dot product by using this formula. otherwise 3D में गिवन हो, i cap j cap k cap के टर्म में गिवन हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुई चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक,
स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। ओके, इस चैप्टर में डेफिनेशन आती है वर्क की, तो वर्क की डेफिनेशन कौन बताएगा? भाई चैप्टर का नाम है ना वर्क पावर एनर्जी, फिर हम एनर्जी की बात, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। सही है ना वर्क। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड वर्क, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी तो यही है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, बात वही आ जाती है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ओके, और टॉपिक क्या है देखो, एनर्जी की डेफिनेशन बताइए लक्ष्य, एनर्जी की डेफिनेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क, क्या कहते हैं? वर्क की डेफिनेशन तो हो गई। अब वर्क करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी। ज्यादा एनर्जी है तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है वर्क करने के लिए, कम एनर्जी है तो स्ट्रेंथ कम है वर्क करने की। तो सिंपल सी डेफिनेशन में भी आपने पढ़ी होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क, स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी पावर कुछ और, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, सही बात है, बट स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, शायद ही आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा। बट मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सो मेनी टाइप्स, है ना। तो हीट एनर्जी भी होती है। तो आपके चैप्टर में किसको इंपॉर्टेंस दिया है? मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी में भी कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी में जो मेनली आपके सिलेबस में पार्ट है वो है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो क्या होती है काइनेटिक, क्या होती है पोटेंशियल, बताइए। तो दी एनर्जी ड्यू टू मोशन, सीधी सी बात। काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन उसमें स्टोर्ड है ना। द एनर्जी व्हिच स्टोर्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और सबको मालूम ही होगा। अगर कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, सीधी सी बात, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी, के बारे में बताइए। आई थिंक ये नहीं पता होगा। हाँ दोनों बात सही बोली। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन मतलब ग्राउंड से हाइट कितनी है, और कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट, है ना। जैसे अगर मैग्नेट के दो पोल को आप पास लाते हैं, दो मैग्नेट आपने लिए और दोनों के नॉर्थ पोल को धीरे धीरे आप पास ला रहे हैं, तो आपको भी पता है नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, बट उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट आप उसको वर्क करके पास लाते हैं, तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपने सुना है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, हम उनको रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट पास ला रहे हैं, तो आपने वर्क किया उनको पास लाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अब उनमें क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो ये एक दूसरे को वापस बाउंस बैक करेंगे, और कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि सिस्टम में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर से हम घर में ग्राउंड पर जो वाटर टैंक है उससे वाटर को, है ना, जो छत पर, है ना, टैंक है उसमें वाटर सप्लाई कर देते हैं। तो कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रिक पंप इलेक्ट्रिक एनर्जी से वर्क करता है, और वर्क वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है।
और वाटर की जो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है वो है ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू हाइट। और वो पोटेंशियल एनर्जी हम यूज में लेते हैं नीचे ग्राउंड पर, कहीं हम टैब ओपन करते हैं हमें स्पीड से वाटर आता हुआ दिखता है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, एनर्जी के तो बहुत सारे टाइप हैं, बट मैकेनिकल एनर्जी के हम दो समझ सकते हैं टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग किसी टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। अब स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए वर्क करना पड़ता है ना, वो वर्क वेस्ट नहीं जाता, वो वर्क इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग की हमने हाइट चेंज नहीं की, एक टेबल पर एक लेवल पर रखी हुई है, वो पहले भी टेबल पर थी अभी भी टेबल पर है, हमने इसको कंप्रेस करके इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर कर दी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो एक डेफिनेशन है, द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम एक स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेते हैं। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग, है ना। इसमें एक लॉ आता है, हुक्स लॉ, रीस्टोरिंग फोर्स आपने शायद कहीं पहले सुना होगा। अगर कोई स्प्रिंग है, उसके एक एंड को कनेक्ट किया हुआ है किसी रिजिड सपोर्ट से, है ना, वॉल से, उसका दूसरा एंड फ्री है, दूसरा एंड इसका फ्री है, ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है, ठीक है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं थोड़ा, स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, वही स्प्रिंग है बट थोड़ी लेंथ ज्यादा, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था और अब जो वहां पहुंच गया है, बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच कितना हो गया, इंक्रीज इन लेंथ कितना है, x, जो सिंबल दिखाई दे रहा है। तो जब आप स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है, माइनस kx, माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड में है, तो स्प्रिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज अपोजिट। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, इसका उल्टा डायग्राम कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस किया हमने इधर, तो हमने इधर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्स कंप्रेशन, उसको कंप्रेशन हुआ, स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ये नेगेटिव साइन हमें बस इंफॉर्मेशन देता है डायरेक्शन का, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करती है खुद का, रीस्टोरिंग फोर्स जिसे कहते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन। तो हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, कंप्रेशन में भी वही होता है जो एक्सटेंशन में होता है, जितनी एनर्जी एक्सटेंशन से स्टोर होगी उतनी कंप्रेशन से भी हो सकती है। तो किसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड कंप्रेस्ड नहीं, किसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है कि स्प्रिंग को x स्ट्रेच करने में वर्क कितना करना होता है वो। यहाँ आप देखें फोर्स, दोनों फोर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रही है, हर मोमेंट पर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हमें भी पता है अगर हम फोर्स को यूज लेकर स्प्रिंग में कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, let dw small amount, let dw it is small amount of work to increase dx length, f फोर्स को यूज लेकर dx लेंथ इंक्रीज की और इतना वर्क करना पड़ा स्मॉल वर्क। इस स्मॉल वर्क के लिए और आगे बढ़े तो फॉर्मूला क्या होगा, f dx, देखो सही ना, मैं इस डायरेक्शन में स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, इसलिए cos 0 बना होगा f dx cos 0, इस फोर्स
बात कर रहे हैं। हाँ, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है और रीस्टोरिंग फोर्स होता है kx। ये k क्या होता है? इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होता है इन न्यूटन पर मीटर। इन न्यूटन पर मीटर। इसको ये भी कह सकते हैं द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ। द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग हार्ड वायर की बनी हुई है, थिक वायर की बनी हुई है तो उसका k हाई होता है। अगर स्प्रिंग बहुत पतले बहुत ही थिन वायर की बनी हुई है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट स्ट्रेच और यूनिट चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिफरेंट स्प्रिंग के लिए पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है इन न्यूटन अपॉन मीटर। और x क्या है? स्ट्रेच। हमने स्प्रिंग को कुछ x स्ट्रेच दिया हुआ है, अब फर्दर हम थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट दे दें तो उसके लिए वर्क कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूँ इसके बाद, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इफ W be the total amount of work done, वर्क की यूनिट जो होती है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब आप फाइंड कर लेंगे तो वही क्या होगा? कैपिटल U है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच डिस्क। तो K x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियली हमने कोई लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं किया था, फाइनली लेंथ हम x इंक्रीमेंट कर दो। ये वेरिएबल होता है x का इनिशियली 0 नॉर्मल लेंथ में जब स्प्रिंग थी अपनी और फाइनली x। तो देखिए कांस्टेंट को तो आप आउट कर दें x का इंटीग्रेशन, तो आपको ये फार्मूला अच्छे से पता है x टू द पावर n dx क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1। तो n जहाँ रहा है वहाँ 1, तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय बिग ब्रैकेट अप्लाई करते हैं इनिशियली और लिमिट्स 0 लिमिट्स अप्लाई करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको भी पता है सेम x स्क्वायर बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस। तो हमें w तो पता लग गया क्या? हाफ k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर। और ये w किसमें स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में, हाफ k x स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है वो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करती है और जो उसकी लेंथ में चेंज किया है या तो एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन, उन दोनों पर डिपेंड करता है। इन जूल वर्क की यूनिट जूल तो एनर्जी की यूनिट जूल। तो एक तो ये टॉपिक है क्या क्या इंटरनल एनर्जी जो डिनोट करते हैं। हाँ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी यू को काफी जगह यूज लेते हैं। जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब भी हम इनको यूज लेंगे इंटरनल हीट एनर्जी। तो यहाँ पर तो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग की भी इंटरनल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया तो कर लेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो आपको एक कंडीशन लेनी पड़ेगी है ना, एक डायग्राम बनाकर स्मॉल वर्क डन, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। स्मॉल वर्क डन के बाद एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज मैग्नीट्यूड के बाद इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है तो स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहती है। तो मैग्नीट्यूड से इसके बाद इंटीग्रेशन और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी स्टोर। कौन सा सेकंड स्टेप है ना, यहाँ से ये हाँ बस यही कह रहा हूँ कि स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करती है और एक्सटर्नल फोर्स हम जो अप्लाई करते हैं स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो तो डायग्राम से भी पता लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। आपको भी पता है अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड कंडीशन में देख पा रहे हैं तो कब पॉसिबल है? जब स्ट्रेचिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल अमाउंट में मैग्नीट्यूड में सेम। अगर इसको थोड़ा भी कम कर दिया तो फिर ये वाला फोर्स कम कर देगा ना,
तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं। धीरे धीरे हमने मैथ को पढ़ा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो हर मोमेंट पर रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के सेम होता है। तो हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, बट हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इंक्रीजिंग लेंथ जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो x डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये x वेरिएबल भी होता है, 0 से लेकर x बीच में भी x ही है। तो और भी इंक्रीमेंट कर देंगे तो उसको भी क्या कहेंगे, x की कहेंगे। तो x की हेल्प से और k की हेल्प से आप रिस्टोरिंग फोर्स पता कर सकते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स पता लग गया तो आपको एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग गया। हमारे पास इसको पता लगाने का तो कोई मेथड नहीं है, बट इसको लगाने का तो है ना, k * x। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, बट हमें तो यहाँ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। हमने फोर्स का क्या रखा है, मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख दो, मैग्नीट्यूड ओके सर। तो टॉपिक बताइए। ये इसमें x क्यूब है, x क्यूब क्यों x से मतलब है नहीं, इसमें लिमिट से अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर x³/3 0 to x होता तो इस x को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ x नहीं होता, मान लो यहाँ k होगा, मैं क्या लिखता, ठीक है, k³/2 माइनस जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इस वेरिएबल को अपर लिमिट की वैल्यू जस्ट प्रोवाइड की है, बस ये जो होगा उसको यहाँ पर कर दे। तो यहाँ पर x² था, तो बस आप कंफ्यूज हो गए कि x को x की वैल्यू प्रोवाइड की है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टॉपिक बताएं इसके बाद क्या होगा, क्या है अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी है और इसका प्रूफ भी है, और प्रूफ दो बार है, एक बार कांस्टेंट फोर्स के लिए है और एक बार वेरिएबल फोर्स के लिए। स्टेटमेंट तो एक ही है बट प्रूफ दो है। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो बहुत इजी है, वेरिएबल फोर्स के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो हम कहते हैं इट स्टेट्स दैट amount of work done on any system is always equal to change in its kinetic energy. Amount of work done on any system is always equal to change in its kinetic energy. Work energy theory. Work kinetic energy तो हम इसको प्रूव करेंगे कि वर्क डन, अगर कोई बॉडी है उस पर आपने W जूल वर्क किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, उतना ही जूल। अगर 5 जूल वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी में 5 जूल चेंज आ जाएगा। चेंज समझते हैं, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही जूल रिड्यूस भी होगी। तो ये तो स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में कौन सी एनर्जी की बात करते हैं, ओनली काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सारी होती है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम में किस पर डील करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करते हैं हम कांस्टेंट फोर्स के लिए, और कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है। तो आप एक कंडीशन ले लेते हैं, क्या एक पिक्चर क्लियर कर लेते हैं दिमाग में, एक बॉडी है, इनिशियली वो u स्पीड से मोशन कर रही थी ऑफ मास है, बॉडी का मास है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये तो इनिशियल पिक्चर है एट t इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम t इस पर एक फोर्स एक्ट करने लग गया F न्यूटन फोर्स एक्ट किया t इक्वल टू 0 पर, और इस फोर्स ने बॉडी पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया। आप भी जानते हैं एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, F इक्वल टू ma होता है, तो a इक्वल टू, तो जब t इक्वल टू 0 मोमेंट पर
एक कांस्टेंट फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर u इस डायरेक्शन में है तो हम कह रहे हैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, स्पीड अप होगा ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन स्पीड अप करेगा ही करेगा। लाइक आफ्टर सम टाइम एट टाइम t टाइम पर बॉडी की फाइनल स्पीड हो गई v, एम मास की बॉडी है तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हम प्रूव कर देंगे कि फोर्स ने t टाइम में जितना वर्क किया वो वर्क एनर्जी के इक्वल होगा, सॉरी इंक्रीज इन एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं इन दोनों केसेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क, और वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। हम प्रूव करेंगे कैसे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन सेम हो कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब फोर्स का सम कांस्टेंट, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल है। ओके, अगर मैं यहां पर हाफ v स्क्वायर इक्वल टू हाफ u स्क्वायर प्लस ax कर दूं, खुद कर दें, सही है। इसको हम हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर इक्वल टू ax कर दें, तब भी दिक्कत नहीं, ठीक है। हम दोनों तरफ बॉडी के मास से प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू m है ना x, m a x। ये m a क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो, और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी प्रूव हो गया। आपने जितना वर्क किया काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, तो डेल्टा के लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है तो स्टार्ट कहां से करते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इसी बात और कुछ स्टेप से वर्क फिफ्थ स्टेप में एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क एनर्जी। बट अगर वेरिएबल फोर्स हो तो, वेरिएबल फोर्स हो तो प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट है, उसके लिए बताते हैं। देखिए, और मुझे बता दो कुछ है 10 5 चलिए तो काम हो जाएगा है ना 5 to 10 मिनट्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क पावर एनर्जी थ्योरम को देखेंगे। तो क्लियर क्या करना है आपको, कांस्टेंट फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड। क्योंकि थर्ड में आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, इनसे काम करता है। फर्स्ट में आप फर्स्ट में तो वहां टाइम है, सेकंड में भी आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम का यहां कोई काम नहीं। ओके, अगर वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। किसी मोमेंट पर देखिए दैट dw with the small amount of work done at any instant and with the force at any instant, कुछ प्रॉब्लम हो क्या, टाइम टाइम। ओके, तो मैं कह रहा हूं किसी मोमेंट पर F फोर्स, किसी मोमेंट पर, मोमेंट क्यों बोल रहा हूं, किसी दूसरे मोमेंट पर दूसरा हो जाएगा फोर्स, वेरिएबल है ना फोर्स, बदलने वाला है, वेरिएबल है। तो किसी मोमेंट पर अगर F फोर्स है तो उस F फोर्स ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया होगा, F into dx, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस F फोर्स ने dx डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना वर्क किया। बिकॉज़ F वेरिएबल है तो हम देखिए कुछ दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं, dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, F को आप लिख सकते हैं L
सही है, F इक्वल टू ma, dw इक्वल टू m। a क्या होता है, सही लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो ये वो इंस्टैंटेनियस फोर्स है और उस मोमेंट पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और उसके लिए थोड़ा सा वर्क। अगर वेरिएबल चीज है तो स्मॉल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं और टोटल पता करते हैं। इंटीग्रेशन वहां यूज आता है जहां कुछ चेंज आ रहा हो कंटीन्यूअस। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेशन से सम करते हैं। ओके, यहां पर एक और डिफरेंस, एक और चीज आप देखिए, m dx अपॉन dt और dv। बताइए क्या किया, dv का d का अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, चेंज तो किया, dx dv का प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ लिखना है dv, यहाँ लिखना है का प्लेस चेंज किया, ताकि dx अपॉन dv को मैं v लिख सकूं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस dw इक्वल टू m v dv। तो बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी चेंज होगी, और मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, तो फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, फोर्स ने बॉडी की वेलोसिटी को u से v तक कर दिया फाइनली। तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, आरएचएस में इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, if w be the total amount of work done, then we receive w from integrating the expression m v v, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, u to v। यहाँ ये वाला v तो होता है वेरिएबल और इस v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। सिंबल सेम ही है बट एक मेथड है तरीका। m कांस्टेंट, इस v का इंटीग्रेशन आप समझ सकते हैं, पावर 1 है इसलिए v स्क्वायर बाय 2 बिग ब्रैकेट इनिशियल लिमिट बाय 2, लिमिट से अप्लाई करते हैं तो इस v को अपर लिमिट p की ही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आपको वही मिलता है जो मिलना चाहिए, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। मैंने अंदर प्रोडक्ट ही कर दिया है, ये v स्क्वायर बाय 2 आएगा माइनस u स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो वेरिएबल फोर्स के लिए मेथड थोड़ा सा, और अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो मेथड थोड़ा सा, कांस्टेंट फोर्स के केस में आप इक्वेशन यूज ले सकते हैं बट वेरिएबल फोर्स के केस में आप ऐसा इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तब हम इंटीग्रेशन वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट ध्यान रह जाएगा, इस तरह से हमने यहाँ तक पहुंचे, यहाँ आप अगर पहुंच गए तो आप इंटीग्रेट कर कर एक्सप्रेशन तक पहुंच ही जाओगे। यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, और कैसे पहुंचोगे, वेरिएबल फोर्स है ना, वेरिएबल फोर्स। तो ये कहानी इस चैप्टर में, और आगे आप बढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर में एक तो कोलिजन से रिलेटेड बड़े टॉपिक हैं, कोलिजन तक तो बाद में बात होगी। इससे पहले और क्या टॉपिक्स हैं, फ्री फॉल का है ना, फ्री फॉल का मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो किसी बॉडी को आप किसी हाइट से ड्रॉप कर दो तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बट बिकॉज उसका हाइट कम होता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉल में कंजर्व रहती है, कांस्टेंट है, इसको प्रूव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन से, और भी अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे एक टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, p होता है, क्या होता है p होता है ना लीनियर मोमेंटम, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m। तो रिलेशन बिटवीन p एंड k, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन एक टॉपिक, तो अभी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर m लिख रहे हैं, अगर मैं ऊपर m से प्रोडक्ट और नीचे भी m से प्रोडक्ट करूं तो अभी m स्क्वायर p स्क्वायर क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2m, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का सबसे बेसिक इक्वेशन फॉर्म
इसमें हमने m से ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया तो n स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूलास हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी हमें इस इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर दो, इस इक्वेशन हैज दैट दूसरे देखना पड़ सकती है। काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट चेंज आया तो लीनियर मोमेंटम में कितना आया, इसको यूज लेकर कर सकते हैं। ठीक है ना? कल मिलते हैं कुछ आगे, आप थोड़ा सा पढ़कर आना, ठीक है? थैंक यू।